नमस्कार दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन। एक लंबे अंतराल के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और आपसे आज वो बात करना चाहता हूँ जो अमूमन मैं नहीं करता हूँ। जी हाँ, मैं आपसे कभी ये बात नहीं करता हूँ कि बाज़ार कैसा लगता है और बाज़ार कहाँ जाएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम कि बाज़ार कैसा है और बाज़ार कहाँ जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया में कोई नहीं जानता है कि बाज़ार आने वाले 3-6 महीनों में कहाँ जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि बाज़ार कहाँ जाएगा, उस व्यक्ति से दूर रहिए। किंतु फिर मैं आपके साथ ये बात क्यों करना चाहता हूँ कि बाज़ार कहाँ जाएगा। पिछले 1 महीने से लगातार मैं भ्रमण कर रहा हूँ और करीब-करीब हिंदुस्तान के चारों कोनों में, चारों दिशाओं में गया हूँ, और मैंने बहुत सी इन्वेस्टर्स मीट की हैं, जिनको आप आईएपीज़ कहते हैं, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कहते हैं। हर मेजर सिटी में मैंने की है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और कलकत्ता भी शामिल है। तो ऐसे में मुझे, जब मैं उनसे रूबरू हो रहा था, निवेशकों से मिल रहा था, तो मुझे एक अजीब-सा भाव नज़र आया कि अमूमन जो इन्वेस्टर है ना, वो भी स्पेक्युलेटर बन गया है। वो कयास लगाना चाहता है कि अब बाज़ार में क्या होगा? बाज़ार बहुत बढ़ गया है, बाज़ार बहुत महँगा हो गया है, बाज़ार 3 गुना हो गया है, अब लगता है कि बाज़ार गिर जाएगा, और वो बुक प्रॉफ़िट करना चाहता है, वो प्रॉफ़िट बुक करना चाहता है, और वो ये भी कहता है कि ऐसा लगता है कि अगर बाज़ार गिर जाता है और मैं पैसा उसके पहले निकाल लेता हूँ, तो मेरा पैसा गिरने से बच जाएगा, और जब बाज़ार दोबारा गिरेगा, क्योंकि इतना बढ़ चुका है तो गिरेगा ही, और जब भी बाज़ार गिरेगा तो पुनः बाज़ार में निवेश कर लूँगा। इस तरह से मैं अपने प्रॉफ़िट को बचा के रख सकता हूँ। दोस्तों, ये जो रणनीति है ना, ये सिर्फ़ कागज़ों में अच्छी है। मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि ये रणनीति कागज़ों में क्यों अच्छी है। दूसरा, वो निवेशक ये मानता है कि अगर मैं पैसा निकाल लेता हूँ और अगर फिर उसके बाद अगर ये बाज़ार बढ़ता रहा तो मुझे कैसा लगेगा? तो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। अब वो दिग्भ्रमित है, भयभीत है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। पैसा निकालना भी चाहता है और निकालने से डरता भी है। जो लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कुछ फंड मैनेजर्स तो कहने लगे थे कि स्मॉल कैप बहुत महंगा है, मिड कैप बहुत महंगा है, और ये कहते हुए करीब करीब 2 वर्ष हो गए हैं, और 2 वर्षों से स्मॉल कैप मिड कैप में लगातार रिटर्न आ रहा है। आगे इसी तरह से रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फंड मैनेजर जिनको हम फॉलो करते हैं, वो 2 साल से कह रहे हैं कि ये महंगा है, पर उसके बावजूद लगातार अच्छे रिटर्न आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो जिन लोगों ने निवेश नहीं किया था 2 साल पहले, जिन लोगों ने निवेश नहीं किया था 1 साल पहले, वो आज की तारीख में उदास हैं, वो खुश नहीं हैं, वो निराश हैं, और वो सोच रहे हैं कि उन्होंने निवेश क्यों नहीं किया। उनके अंदर फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और वो अब बाजार में निवेश कर रहे हैं। तो बाजार में कुछ ऐसे लोग हैं जो बाजार के बढ़ते रहने पर भी निवेश कर रहे हैं। बाजार में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट पे बैठे हैं पर पैसा निकालने से डरते हैं। जी हाँ, जब आप इस प्रकार के भाव से बाजार में रहते हैं तो आप इन्वेस्टर नहीं हैं, आप स्पेक्युलेटर हैं दोस्तों। इन्वेस्टर वो होता है जो बाजार में हमेशा बने रहता है और हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है कि वो इसलिए निवेश कर रहा है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। जो पैसा उसने यहाँ पर निवेश किया है वो दीर्घ काल के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है, और वो ये मानता है कि बाजार आगे बढ़ता रहेगा, पर साथ ही साथ ये भी मानता है कि बाजार कभी भी गिर सकता है। जी हाँ, मैं उसे इन्वेस्टर कहता हूँ। वो सिर्फ अपने एसेट्स को मैनेज करता है, एसेट्स का एलोकेट करता है, एसेट एलोकेशन करता है, अपने वेट्स का निर्धारण करता है, वो रिव्यू और रीबैलेंसिंग करता है, और अपने आप को शांत रखते हुए सदा बाजार में निवेशित रहता है। मैं हमेशा इसी नीति का अनुसरण करता हूँ। किंतु मैं देख रहा हूँ कि जो अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहते हैं, वो भी स्पेकुलेटर की भांति सोच रहे हैं। तो आइए, यही मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। जो पहली बात लोग कह रहे हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट क्या है? उसमें एक सांख्यिकी आर्ग्यूमेंट है, स्टैटिस्टिकल आर्ग्यूमेंट है। स्टैटिस्टिक्स में एक धारणा है जिसको बोलते हैं रिग्रेशन टू मीन। हर चीज औसत की तरफ आकर्षित होती है, वो औसत से दूर नहीं जाती है। अद्भुत बात है, ध्यान से समझिएगा। एक लंबे कद का व्यक्ति जब विवाह करता है तो हम ये आशा रखते हैं, हम ये कयास लगाते हैं, चूंकि व्यक्ति लंबे कद का है तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि इस व्यक्ति का बच्चा भी, पुत्र या पुत्री भी लंबे कद की होगी। अमूमन हम ऐसा भाव रखते हैं, और अगर कोई व्यक्ति नाटे कद का है तो हमें ऐसा भय लगता है कि इनके जो बच्चे होंगे वो भी नाटे कद के होंगे। सांख्यिकी में भी ऐसा बिलीव किया जाता है। अगर आप आसपास नजर डालेंगे तो आप देखेंगे लंबे माता पिता के बच्चे लंबे कद के होते हैं, और नाटे कद के माता पिता के बच्चे
छोटे कद के होते हैं। किंतु ये बात यहाँ खत्म नहीं होती है। रिग्रेशन टू मीन को समझिएगा दोस्तों। लंबे कद के व्यक्ति की संभावना ज़्यादा है कि बेटा लंबा कद के होगा, लेकिन वो कद में अपने पिता से छोटा होगा, हमेशा नहीं, ज़्यादातर। क्योंकि अगर लंबे कद का व्यक्ति का बेटा लंबे कद का हुआ तो उसका बेटा और भी लंबे कद का होगा, उसका बेटा और लंबे कद का होगा। 6 फुट व्यक्ति का बच्चा 6.25 फुट का होगा, 6.25 व्यक्ति का बच्चा 6.5 फुट का होगा। इस तरह से इंसान की जो हाइट है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। लंबे कद का व्यक्ति, उसका बच्चा लंबे कद का होता है, लेकिन पिता से नाटा होता है। नाटे कद का व्यक्ति का बच्चा छोटे कद का होता है, किंतु पिता से लंबा होता है। आसपास नजर डालिए, आपको ये बात नजर आएगी। इसको रिग्रेशन टू मीन कहते हैं। इंसान की जो एक एवरेज हाइट है, तमाम दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उस हाइट की तरफ, उस कद की तरफ आकर्षित होती है, उससे दूर नहीं होती है। तो सांख्यिका का ये बहुत ही जबरदस्त धारणा है, रिग्रेशन टू मीन। उसके आधार पर बाजार कभी भी लगातार हर साल नहीं बढ़ सकता है। जीडीपी ग्रोथ रेट से तो ज़्यादा कतई नहीं बढ़ सकता है। अगर बाजार ने आपको पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले 2-3-4 सालों में वो अच्छा रिटर्न नहीं देगा। अब ध्यान से देखते हैं हमारे बाजार ने कितना रिटर्न दिया है। मैं पिछले 5 साल की बात बताता हूँ आपको। 5 साल पहले, ठीक 5 साल पहले, सितंबर 2019 में ये बाजार 10,700 के आसपास था, जो आज 25,000 हो गया है। यानी ये बाजार 2.4% के आसपास बढ़ गया। 2.5 गुना 5 साल में बाजार बढ़ने का मतलब है कि आपका सीएजीआर रिटर्न 17-18% के आसपास आया है। अब 17-18% का रिटर्न जीडीपी ग्रोथ के 12% से कहीं ज्यादा है। और लॉन्ग टर्म में बाजार का जो रिटर्न है वो जीडीपी ग्रोथ प्लस डिविडेंड यील्ड, मतलब 12 से 13% के आसपास होना चाहिए। हम 5 साल से 18%, 17% कमा रहे हैं। तो रिग्रेशन टू मीन की धारणा ये कहती है कि आने वाले 3-4 सालों में ऐसा नहीं होगा। क्या ऐसा ही होगा? एक दूसरी बात है, वो कहते हैं कि ट्रीज डजंट ग्रो टू स्काई, कहीं न कहीं तो रोकेगा, कहीं न कहीं तो थमेगा और गिरेगा। देखिए दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपसे बात कही है कि बाजार गिरेगा, इसे धारणाएं हैं। हम नहीं जानते कि बाजार गिरेगा या नहीं गिरेगा। अब सवाल उठता है क्या बाजार गिरेगा तो क्यों गिरेगा? पहली बात तो ध्यान से मेरी सुनिएगा, बाजार कभी भी गिर सकता है। एक बेहद स्वस्थ व्यक्ति जिसका ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है, हर प्रकार से स्वस्थ है, हर प्रकार से उत्तम भोजन करता है, रोजाना वर्जिश करता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है, वो स्वस्थ ही रहेगा, ऐसा हम मानते हैं। इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। किंतु वो स्वस्थ व्यक्ति अगर सड़क पर कहीं जा रहा है तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, और दुर्घटना की वजह से उसको अस्पताल में भर्ती होना हो सकता है। जी हाँ, दुर्घटना से स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो सकता है, हॉस्पिटल जा सकता है। यही बात बाजार पर भी लागू होती है। बाजार में दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है जिसका हम कयास न लगा सकते हैं, न आकलन कर सकते हैं। इस बाजार में कल क्या होगा, इसका समझने के लिए हम 3 मोटी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दुर्घटना की बात को अलग रखेंगे। आज मुझे व्यक्तिगत रूप से बाजार में ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आता है जो इस तरफ इशारा करता है कि इस बाजार में भारी गिरावट आ सकती है। छोटी मोटी गिरावट तो बाजार में बनी रहती है, क्योंकि बाजार खबरों से प्रभावित होता है। पर मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बाजार में ऐसी कोई खबर प्रतीत नहीं होती है, ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है, ऐसा कोई खतरा महसूस नहीं होता है जिसकी वजह से बाजार में भारी गिरावट हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही है। कम से कम हिंदुस्तान के लिए तो हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही है। तो अगर इस बाजार में आने वाले अल्पकाल में भारी गिरावट आती है तो वो किसी दुर्घटनावश होगी, वो किसी इवेंट रिस्क की वजह से होगी। आइए बात समझते हैं, खबरें क्या आ रही हैं। आप भी ढूंढिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बुरी खबर क्या आ रही है। ऐसे तो हज़ारों चीज़ें हैं जो हमारे बाज़ार को प्रभावित करती हैं, पर 3 मोटी बातें हैं जो हमारे बाज़ार को प्रभावित करती हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है, अर्थव्यवस्था की हालात कैसी हैं। अब आप में से बहुत से लोग इस बात पे बहस कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में ये कमी है, वो कमी है, रोजगार कम मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इत्यादि इत्यादि।
मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में बहुत सी कमियां हो सकती हैं, पर दोस्तों हमारे इस बाजार के अंदर जब हम निवेश करते हैं ना, मानव कभी भी एब्सोल्यूट वर्ल्ड में नहीं रहता है, मानव कभी भी निरपेक्ष दुनिया में नहीं रहता है, मानव हमेशा सापेक्ष दुनिया में रहता है। और अगर आप दुनिया भर में खबर देखेंगे, अगर आप दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को देखेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है देखेंगे, यूरोप में क्या हो रहा है देखेंगे, जापान में क्या हो रहा है देखेंगे, आप देखेंगे कि यूएस में क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि चीन में क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि हर जगह चिंता की लकीरें हैं, हर जगह चिंतित करने वाली खबरें हैं, हिंदुस्तान में नहीं है। और हिंदुस्तान की गति, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का संतुलन उनसे कहीं बेहतर है। रिलेटिव टर्म्स में हिंदुस्तान अच्छा कर रहा है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, और इस वजह से हिंदुस्तान लगता है विदेशी निवेश को अब आकर्षित करने के लिए तैयार खड़ा है। दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, दुनिया में कमज़ोरी है, दुनिया के बाज़ारों में कमज़ोरी नज़र आने की संभावना है, दुनिया की अर्थव्यवस्था में कमज़ोरी नज़र आ रही है, यूएस के अंदर रिसेशन की खबरों पे बात हो रही है, अमेरिका में मंदी आ सकती है, चीन अपेक्षित गति से नहीं बढ़ रहा है, चीन की समस्याएं बढ़ रही हैं, चीन के अंदर अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट कम हो रही है, यूरोप की अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है। तो ऐसे में डॉलर और विदेशी मुद्रा के कमज़ोर होने की संभावना है। तो पहली अच्छी खबर जो मैं आपको दे रहा हूँ, डॉलर इंडेक्स को देखिए। डॉलर इंडेक्स जो एक साल पहले 106 के आसपास हुआ करता था, आज 100 के आसपास है। जी हाँ, डॉलर एमर्जिंग मार्केट्स की मुद्राओं के सामने शनै शनै कमज़ोर हो रहा है, और हम भारतीयों के लिए डॉलर का कमज़ोर होना एक बहुत अच्छी खबर है। न केवल रुपया अपने आप को सशक्त रख सकता है, लेकिन जब डॉलर कमज़ोर होता है तो विदेशी निवेश हमारे पास में ज़्यादा आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और से मेरी बात सुनिएगा, पिछले 5 सालों से मैंने ये देखा है, मनी कंट्रोल साइट पे जब मैं जाता हूँ तो वो एक आंकड़ा देते हैं एफआईआई एक्टिविटीज़। जब उन एफपीआई एक्टिविटीज़ को मैं देखता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ कि पिछले 5 साल में कोविड के बाद से जनवरी 2020 से उन्होंने हमारे बाजार से 4.5 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं, जबकि भारतीय संस्थाओं ने 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा निवेश किया है। हमारा बाजार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम निवेश कर रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा इस बाजार से विदेशी लगातार पैसा निकाल रहा है। आज से 5 साल पहले एनएससी में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड थी, उन लिस्टेड कंपनियों में उनकी जो हिस्सेदारी थी, उनकी जो ओनरशिप थी, वो 22% के आसपास थी। आज उनकी हिस्सेदारी 18% से कम हो गई है। विदेशी हमारे बाजार से निकला है और भारतीय निवेश कर रहे हैं। हमारा जो बाजार है, अगर ये 5 सालों में 2.25 गुना 2.5 गुना बढ़ा है तो हमारी खरीद की वजह से बढ़ा है, उनकी खरीद की वजह से नहीं बढ़ा है। कल्पना कीजिए, अगर भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी करती रहती है, आपका निवेश करने का मन बना रहता है, आपका सेंटिमेंट अच्छा रहता है, जैसा अभी है ऐसा बरकरार रहता है, और विदेशी पैसा भी अगर आना शुरू हो जाए तो बाजार कहाँ जाएगा। और आश्चर्य की बात आपको बताऊं, इस महीने सितंबर के अंदर उन्होंने 26,000 करोड़ का निवेश कर दिया है। एक लंबे समय के बाद मैं देख रहा हूं कि विदेशी का अचानक यकायक हिंदुस्तान में निवेश करने की इच्छा हुई है। क्यों? क्योंकि डॉलर कमज़ोर हो रहा है, यूएस में मंदी की खबरें हैं, ऐसे में वह एमर्जिंग मार्केट की तरफ आकर्षित होंगे। तो यूएस में इंटरेस्ट रेट्स का कम होना, यूएस से मंदी की खबरें आना, भले ही आपको दुनिया में कोई कहे कि अच्छी खबर नहीं है, मैं ठोक बजा के कहता हूँ, बिना डरे आपसे कहता हूँ कि यूएस में रिसेशन आना दीर्घकाल में हिंदुस्तान के लिए बुरी खबर नहीं है दोस्तों। अल्पकाल में हो सकती है, बाजार में गिरावट आ सकती है, और उस गिरावट से घबराइए। इतिहास में देखिए, मैं जब भी इतिहास में देखता हूं कि जब भी अमेरिका में मंदी आई है तो मैंने देखा है कि अगले साल अमेरिका में जिस साल मंदी आई है उसके अगले साल भारतीय अर्थव्यवस्था ने बहुत अच्छा किया है। आप जानते हैं क्यों? 3 कारणों से। जब भी अमेरिका में मंदी आती है डॉलर कमज़ोर होता है, जब भी अमेरिका में मंदी आती है इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, जब भी अमेरिका में मंदी आती है डॉलर कमज़ोर होने की वजह से, इंटरेस्ट रेट्स कम होने की वजह से सोना महंगा हो जाता है, और हिंदुस्तानी अपनी विदेशी मुद्रा सोना खरीदने में बेतहाशा खर्च करते हैं।
हिंदुस्तानियों को सोना बहुत प्रिय है, स्वर्ण बहुत प्रिय है। एक भारतीय जब सोना खरीदता है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन एक भारतीय जब सोना खरीदता है ना दोस्तों, तो भारतीय अर्थव्यवस्था असुरक्षित हो जाती है, क्योंकि हम सोने का उत्पादन नहीं करते हैं, हम सोने का आयात करते हैं। और जब सोना बहुत महंगा होने लगता है तो हमारा आयात कम हो जाता है, क्योंकि एक आम भारतीय महंगा सोना खरीदना नहीं चाहता है। जी हाँ, अभी यही हो रहा है। डॉलर कमज़ोर हो रहा है, सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। $2,600 प्रति औंस वो पार कर गया है। और ये दोनों ही अच्छी खबरें हैं दोस्तों। जब अमेरिका में मंदी की खबर आती है ना दोस्तों, तो कमोडिटीज सस्ती होने लगती हैं, खासकर ऑयल सस्ता होने लगता है। और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी कमजोरी तेल है, क्योंकि हम तेल का उत्पादन महज 15% करते हैं, जो हमारे उपभोग में केवल 15% ही हम उत्पादन कर पाते हैं। 80 से 85% तेल जो है ना दोस्तों, हम आयात करते हैं, हम विदेश से आयात करते हैं। और उस तेल में हम महंगी विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं। हिंदुस्तान का रुपया कमज़ोर होने में जो सबसे बड़ा भूमिका अदा करता है, रोल अदा करता है, तो वो महंगा तेल है दोस्तों। और अमेरिका में जब मंदी की खबरें आती हैं, कम उपभोग की खबरें आती हैं, तो तेल सस्ता होता है। थोड़ा देखिएगा तेल के दाम क्या हो रहे हैं। तेल के दाम $70 प्रति बैरल के आसपास आ गए हैं। हिंदुस्तान के लिए इससे बेहतर खबर क्या हो सकती है। जब अमेरिका में मंदी की खबर आती है तो विदेशी, अमेरिकी निवेशक, यूरोपीय निवेशक अमेरिका में तो निवेश करता ही है, पर थोड़ा सा पैसा निकाल के हिंदुस्तान में भी लेके आता है, जो पिछले 5 साल से नहीं ला रहा था। तो 3 अच्छे प्रभाव मुझे देखने में मिल रहे हैं कि अब विदेशी पैसा भी हिंदुस्तान में आने लगेगा। अब एक बेहद खुशी की बात मैं आपको बताता हूँ, और वो क्या है दोस्तों वो ये है कि जब भी विदेशी निवेश करता है, दूसरे देश में निवेश करता है, ये बड़ा हिम्मत का काम है, ये आसान काम नहीं है। आपने गौर किया होगा, जब एक विदेशी हिंदुस्तान भ्रमण के लिए आता है, अब तो गूगल मैप्स हो गए हैं, तो वो मोबाइल में सारी चीज़ें देखता है, पर आज से 5 साल 10 साल पहले जब एक विदेशी हिंदुस्तान में भ्रमण करने के लिए आता था, तो उसके हाथ में एक मोटी किताब रहती थी। उस मोटी किताब में हिंदुस्तान के बारे में हर चीज़ लिखी होती थी, हिंदुस्तान के हर शहर का नक्शा होता था, उस शहर में कैसे, उस शहर में कौन से अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, कौन से अच्छे होटल हैं, कौन से अच्छी दुकानें हैं, कौन गाइड है, इन सब का विवरण रहता था, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहती थी। वो एक इंडेक्स है, उस इंडेक्स के सहारे वो हिंदुस्तान में घूमता था। जी हाँ, जब विदेशी अपने देश से बाहर निकल के हिंदुस्तान में निवेश करता है, तो इसी प्रकार के इंडेक्स का अनुसरण करता है, जिसको हम बोलते हैं मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स, MSCI इंडेक्स। तो मॉर्गन स्टैनली ने एक एमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी इंडेक्स बनाया है, जिसको आप एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स कहते हैं। ये जो MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, इसमें 2 मोटे तौर पर फॉलो किए जाते हैं। एक है एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, दूसरा है एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स IMI, राइट, IMI। अब ये जो इंडेक्स एमर्जिंग मार्केट्स है, इसके अंदर ज़्यादातर हिंदुस्तान की लार्ज कैप कंपनीज का ही समावेश होता है, लेकिन ये जो एमर्जिंग मार्केट्स IMI है, इसके अंदर लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स तीनों का समावेश होता है। और हिंदुस्तान के बाज़ारों में स्मॉल कैप ने पिछले 3-4 वर्षों से बहुत अच्छा किया है। तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी है, और बेहद प्रसन्नता के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, पहली बार MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स IMI के इतिहास में हिंदुस्तान का वेटेज चीन से ज़्यादा हो गया है। चीन का रह गया है 21.58% और हिंदुस्तान का हो गया है 22.27%। एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भी हिंदुस्तान का वेटेज लगातार बढ़ रहा है। कोविड के पहले ये 9 के आसपास था, आज 20 को पार कर गया है। अब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, मोटे तौर पे समझिएगा, जो मैं कहने जा रहा हूं ऐसा नहीं है, पर लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। कल्पना करते हैं कि एक अमेरिकी अमेरिका से $100 लेके एमर्जिंग मार्केट्स में निवेश करने का इच्छुक है। जब वो बाहर निकलता है तो कैसे निवेश करता है आप जानते हैं। MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स से सलाह लेता है कि मुझे किस देश में कितना पैसा डालना चाहिए। वो उस वेट के अनुसार भी इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वहाँ पैसिव इन्वेस्टिंग बहुत पॉपुलर है, वहाँ क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग बहुत पॉपुलर है। हमारे यहाँ से कहीं ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ पर क्वांटिटेटिव और पैसिव इन्वेस्टिंग। और पैसिव इन्वेस्टिंग के आधार पर वो उतना ही निवेश करना चाहता है जितना कि एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में वेटेज है।
तो आज से 5 साल पहले इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में अगर आपका वेट 9% के आसपास था, तो वो $100 जब लेके निकलता था तो हिंदुस्तान को महज $9 देता था। आज जब वो $100 निकलेगा तो इंडेक्स उसको प्रभावित करेगी और कहेगी कि हिंदुस्तान में $22.25 का निवेश करें। जी हाँ, 5 साल से विदेशी आपके देश से पैसा निकाल रहा है, पर जिस दिन उसकी इच्छा होगी हिंदुस्तान में पैसा डालने की ना, जितना पैसा वो इतिहास में पहले डाला करता था उससे कहीं ज्यादा डालेगा, दुगना डालेगा। बताइए इससे बेहतर खबर दोस्तों क्या हो सकती है। एक और अच्छी खबर मैं आपको दिखाता हूं। इसी बीच क्या हुआ है, 2 या 3 महीने पहले की बात है, बॉन्ड की तरफ, ये तो रही इक्विटीज की बात, बॉन्ड की तरफ दुनिया के एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंडेक्स है जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स, ग्लोबल गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स। जी हाँ, हिंदुस्तान उसका हिस्सा बन गया है और हिंदुस्तान के उसका हिस्सा बनते ही बड़ी भारी मात्रा में हिंदुस्तान के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी विदेशी मुद्रा आ सकती है। तो विदेशी डेट में पैसा लाने की संभावनाएं बढ़ रही है, विदेशी के इक्विटी में पैसा लाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में जब ज़्यादा डॉलर हिंदुस्तान में आएगा तो वो हमें मजबूती प्रदान करेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा, रुपए को मजबूती प्रदान करेगा। तो कुल मिला के बोलो आप क्या हुआ दोस्तों, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सापेक्ष रूप से रिलेटिव टर्म्स में दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से अच्छा कर रही है। इसको कहा जा रहा है कि ओएसिस है। ओएसिस डेजर्ट में वो जगह जहां पानी मिलता है, खाने पीने को मिलता है, नखलिस्तान जिसे कहते हैं। अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट में रेगिस्तान बढ़ रहा है तो हिंदुस्तान नखलिस्तान है। इट्स ओएसिस इन द डेजर्ट, राइट। तो हिंदुस्तान की इस धारणा की वजह से हिंदुस्तान में ज़्यादा विदेशी मुद्रा आने की संभावनाएं बढ़ रही है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अच्छी कर रही है। ध्यान से गौर कीजिएगा, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना दोस्तों, वो होती है महंगाई, और हिंदुस्तान की महंगाई काबू में है। न केवल काबू में है, आरबीआई की जो रेंज है मिनिमम 4%, उसके भी नीचे चली गई है। पिछले महीने इन्फ्लेशन 3.54% था। तो हिंदुस्तान की महंगाई कम है। वहाँ अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं, यहाँ हिंदुस्तान की महंगाई कम हो गई है। तो बहुत से लोगों के मन में ये विचार है, धारणा है कि अब शायद आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट्स को कम कर सकता है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कम करेगा या नहीं करेगा यकायक मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आरबीआई के सामने एक चुनौती है, और वो चुनौती ये है कि पहले से ही जब इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुए उसके बावजूद हिंदुस्तान के लोग बहुत उधार ले रहे हैं और बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। पहले से ही क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ से ज़्यादा है। ऐसे में अगर इंटरेस्ट रेट कम किए जाते हैं तो उस हालात का सामना आरबीआई कैसे करेगी जब लोग और ज़्यादा उधार मांगेंगे। तो मुझे थोड़ा वक्त लगेगा ये समझने में आरबीआई क्या कर रही है, पर आरबीआई ज़रूर लिक्विडिटी को बढ़ाएगी ताकि डिपॉजिट ग्रोथ बढ़े और क्रेडिट ग्रोथ आसानी से उसका सामना किया जा सकते, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ हमें चाहिए, हमें विकास के लिए चाहिए। हिंदुस्तान के बजट को देखिए, हिंदुस्तान का फिजिकल डेफिसिट लगातार कम होता चला जा रहा है। हिंदुस्तान की विदेशी मुद्रा बढ़ती चली जा रही है। हिंदुस्तान की चिंता तेल सस्ता हो रहा है। हिंदुस्तान की चिंता सोने का आयात, सोना महंगा हो रहा है। हिंदुस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है। अब 1% जीडीपी का 1% के आसपास है, जो कभी 4-5% के आसपास 5-10 साल पहले रहा करता था। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की जो खबर आप देखना चाहते हैं वो कम हो रही है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर बाजार में आप फल खाने के शौकीन हैं और आप रोज़ाना सेब खरीद के लाते हैं, अगर सेब महंगा हो जाएगा तो आप सेब नहीं खरीदेंगे, किंतु आप फल खरीदना चाहते हैं, आप बाजार से संतरे खरीदना शुरू कर देंगे। और जब लोग सेब से निकलकर संतरे की तरफ आएंगे तो संतरे के भाव भी बढ़ने लगेंगे। आप मेरे से पूछेंगे संतरे महंगे क्यों हुए, तो मैं आपसे कहूँगा क्योंकि सेब महंगी हो गई। जी हाँ, विकल्प क्या है, विकल्प भी कीमत को प्रभावित करता है। तो हमारे जो एसेट्स हैं ना, चाहे वो सोना हो, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे इक्विटीज हो, इसकी कीमत क्या होगी ये अल्टरनेट एसेट क्लास भी तय करती है। हिंदुस्तान में बॉन्ड लगातार महंगा हो रहा है। इसका प्रमाण ये है कि बॉन्ड यील्ड लगातार नीचे जा रही है। पिछले 1 साल में 40 बेसिस पॉइंट से हिंदुस्तान 0.4% से हिंदुस्तान की बॉन्ड यील्ड नीचे आई है। 10 साल के बॉन्ड यील्ड नीचे आई है, अभी वो 6.85 के आसपास चली गई है। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, हिंदुस्तान में महंगाई कम हो रही है। ऐसे में अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कम करती है तो ये बॉन्ड यील्ड और कम हो सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी बॉन्ड सस्ता होता है तो इक्विटीज में ज़्यादा पैसा आता है। बॉन्ड महंगा होता है, बॉन्ड सस्ता नहीं, बॉन्ड महंगा होता है,
महंगा होने का मतलब है यील्ड कम जाती है, यील्ड कम जाने का मतलब है कि बॉन्ड महंगा हो रहा है। तो अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे बॉन्ड महंगा होता चला जाएगा। जैसे जैसे बॉन्ड महंगा होता चला जाएगा, पैसा तो अल्टरनेट की तरफ जाता है ना, सेब महंगा हो गया तो संतरे में जाते हैं। वैसे ही जैसे ही बॉन्ड महंगा होता है इक्विटीज़ में ज़्यादा पैसा आता है। मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर 1% इंटरेस्ट की गिरावट आती है तो इंट्रिंसिक वैल्यू, जो इक्विटी की इंट्रिंसिक वैल्यू है, शेयर की जो वैल्यू है, वो 10% से बढ़ जाती है। तो शेयर की कीमत 3 बातें तय करती है। एक, कंपनी का मुनाफा कितना आ रहा है। दूसरा, उस कंपनी के आसपास फ्यूचर को लेके कहानी क्या गढ़ी जा रही है, उसके फ्यूचर को लेके क्या कहानियां कही जा रही हैं कि ग्रोथ कैसी रहेगी। और तीसरा है इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं। इंटरेस्ट रेट जब भी कम होते हैं शेयर की कीमत बढ़ती है। तो इस वक्त क्या हो रहा है ध्यान से समझिएगा। आज से ठीक 5 साल पहले हिंदुस्तान का जो बाजार था निफ्टी 50, वो 10,700 के आसपास था। अभी 25,000 के आसपास हो गया है। इसमें 2.35% की ग्रोथ हुई है, 235% की ग्रोथ हुई है। अगर आप अर्निंग पर शेयर को देखें, ये 50 निफ्टी की 50 कंपनियां मिलके सितंबर 2019 में करीब करीब 450 से 460 के आसपास अर्निंग पर शेयर कमाया करती थी सितंबर महीने में। इस वक्त जो अर्निंग पर शेयर है निफ्टी 50 का, वो 1000 के ऊपर चला गया है। इसका मतलब ये है निफ्टी भले ही 235% बढ़ी है, इस निफ्टी की 50 कंपनियों का मुनाफा 260% बढ़ा है। अमूमन बहुत से लोग कहते हैं कि बाजार महंगा हो गया। मैं उनसे उल्टा बोल रहा हूं, बाजार महंगा है या सस्ता है मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज का बाजार 5 साल पहले के बाजार से सस्ता है। जी हाँ, 5 साल पहले निफ्टी का पी वैल्यूएशन 26 के आसपास था, आज निफ्टी का ट्रेलिंग पी वैल्यूएशन 24 के आसपास है। तो मैं बहस कर सकता हूं दुनिया में किसी से भी जो ये कहेगा कि बाजार महंगा है। मैं ये कहूंगा ये बाजार 5 साल पहले ज्यादा महंगा था। अगर 5 साल पहले ज्यादा महंगा होने के बाद भी 5 साल तक ये बाजार बढ़ सकता है तो आगे क्यों नहीं बढ़ सकता है। मैं फिर आपसे कहता हूं बाजार कभी भी गिर सकता है। मैं दोनों बातें एक साथ सोचता हूं दोस्तों। जब मैं ध्यान से इर्द गिर्द देखता हूं, मुझे कोई कारण नजर नहीं आता है बाजार के गिरने का। उसके बावजूद कहता हूं कि बाजार कभी भी गिर सकता है। आपको बाजार कहां जाएगा दोस्तों, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत लंबे समय के बाद हम ऐसा माहौल देख रहे हैं जहां पर बाजार को लेके हमारे बीच के अंदर फ्यूचर को लेके बहुत अच्छा धारणाएं बनी हुई हैं। अपनी बात को खत्म करने से पहले आपसे एक आखिरी बात कहता हूं और ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बाजार कहाँ जाएगा इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है दोस्तों। और वो रोल क्या है? वो सबसे बड़ा रोल है, और वो रोल है कि बाजार में पैसा कितना आ रहा है, जिसको आप लिक्विडिटी कहते हैं। बाजार में पैसा लाने वाले लोग, पैसा डिमांड कितनी बढ़ रही है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, मैं कहने जा रहा हूँ। अब तक हिंदुस्तान के बाजार में जो निवेश करते थे ये वो लोग हैं जो 1970-80 से पहले पैदा हुए थे। अब बाजार में वो लोग भी निवेश करने लगे हैं जो 1990 के बाद पैदा हुए हैं। 1960, 70 और 80 में जो लोग पैदा हुए हैं, जो मेरे उम्र के लोग हैं, उनके साथ एक समस्या है। उनके साथ समस्या ये है कि जब वो 5-7 साल की उम्र के थे, 9-10 साल की उम्र में थे, पहली बार जब उन्होंने घर में इस चर्चा में भाग लिया कि धनी कौन है, वेल्दी कौन है, रिच कौन है। हम सभी लोगों के घरों में ये बात होती है कि हमारे रिश्तेदारी में, हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास, हमारे जान पहचान वालों में धनी व्यक्ति कौन है। उस वक्त धन का मतलब होता था प्रॉपर्टी, उस वक्त धन का मतलब होता था बंगला। वो धन का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता था। आप पुरानी फिल्में देख लीजिए, वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति होगा जिसके नाम पे बड़ा बंगला होगा, वो एक जॉइंट फैमिली होगी, और इस जॉइंट फैमिली के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं, युक्ति लगा रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, स्कीमें बना रहे हैं कि ये जो बंगला है वो हमारे नाम हो जाए। क्या अब ऐसी फिल्में बनती हैं? अब ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती हैं? गौर से समझिएगा। तो जो मेरी उम्र के लोग हैं उनकी जिंदगी की पहली इंफॉर्मेशन क्या है? धनी कौन होता है? जिसके पास बंगला होता है, बड़ी ज़मीन होती है, रियल एस्टेट होता है। ये पहली इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन है।
और ज़िंदगी में फर्स्ट इंप्रेशन इज़ ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा दोस्तों। जितने भी लोग हिंदुस्तान में सन 60, 70, 80 में पैदा हुए हैं, उनको ज़मीन जायदाद बड़ी अच्छी लगती है। वो ज़मीन को ही जायदाद मानते हैं, वो बंगले को ही जायदाद मानते हैं। उनके मन में ये धारणा है धनी वही होता है जिसके पास रियल एस्टेट ज़्यादा होता है, और वो अपने आप को धनी तभी महसूस करता है जब उसके पास रियल एस्टेट ज़्यादा होता है। अगर वो स्टॉक मार्केट से पैसा बना भी लेता है, अगर वो म्यूचुअल फंड से पैसा बना भी लेता है, तो म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के बड़ा फ्लैट खरीदता है, बड़ा बंगला खरीदता है, क्योंकि अपने आप को वो धनी तभी मानता है जब उसके पास बड़ा फ्लैट होता है, बड़ा बंगला होता है। ऐसे लोग अब हिंदुस्तान के अंदर उनका प्रभाव कम होता जा रहा है, क्योंकि उनके बच्चे अब बड़े होने लगे हैं। वो 20, 22, 25 साल के होने लगे हैं। ये बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ये टेक्नोलॉजी जानते हैं, ये नेटवर्किंग जानते हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर आने वाला डिजिटल दुनिया को समझते हैं, अपने माता पिता से ज़्यादा समझते हैं, अपने माता पिता को डिजिटल दुनिया की समझदारी बताते हैं, अपने माता पिता को कंप्यूटर इस्तेमाल करने की शिक्षा देते हैं। बच्चे शिक्षा देते हैं, जी हाँ, अपने माता पिता को स्मार्टफोन कैसे इस्तेमाल करते हैं इसकी शिक्षा देते हैं। ये जो बच्चे हैं ये कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से लबरेज हैं, भरे हुए हैं। इनका प्राइमेसी बायस क्या है, इनकी फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? इनकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये है, धनी वो होता है जो बिजनेस का मालिक होता है। क्योंकि जब भी इकोनॉमिक टाइम्स में, फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के अंदर अमीर लोगों की बातें होती हैं, तो उन्हीं लोगों की बातें होती हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं। जी हाँ, अब ये स्टॉक के मालिक बनना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम के जरिए स्टॉक के मालिक बनना चाहते हैं, अब ये इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं। इसीलिए तो पिछले 5-6 सालों में यकायक इतने डीमैट अकाउंट खुल गए हैं। इनका जो प्राइमेसी बायस है ना दोस्तों, वो स्टॉक मार्केट है। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। पहली बार मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के आम नागरिक के अंदर इक्विटी बाजार में निवेश करने की इच्छा बढ़ रही है। तो ये लंबे समय तक हमारे इक्विटी मार्केट में लिक्विडिटी प्रदान करते रहने की शक्ति देती है। जैसे जैसे 50, 55, 60 साल के लोग उम्र में बढ़ते चले जाएंगे, उनके बंगले, फ्लैट्स इन लोगों के हाथों में चले जाएंगे। इनमें से बहुत से लोग रियल एस्टेट में रुचि नहीं रखेंगे और अपना पैसा ज़्यादा वित्तीय उत्पाद में निवेश करने की, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स में निवेश करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला लंबा समय हिंदुस्तान के बाज़ारों के लिए बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती है, जब तक कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती है, जब तक कोई इवेंट रिस्क नहीं घटती है, लंबी भारी गिरावट आना इस बाजार के अंदर लगभग नामुमकिन है। और ये बाजार 20, 22, 21% के वैल्यूएशन के आसपास बना रहेगा। चिंता तभी कीजिएगा जब आपको खबर यह आती है कि हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे हैं। निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं, इनका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में बाजार जितना बढ़ा है, उससे ज़्यादा इन 50 कंपनियों के प्रॉफिट्स बढ़े हैं। इसलिए बाजार महंगा तो है, लेकिन 5 साल पहले से सस्ता है। बाजार से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़े हैं। अगर आने वाले 5 सालों में भी प्रॉफिट ऐसे ही बढ़ता रहता है, तो बाजार के बढ़ने की संभावना फिर भी बनी रहती है। इस बाजार से दूर भागना खतरनाक होगा। इस बाजार में बने रहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मान के चलिए कि बाजार कभी भी गिर सकता है। आप कभी भी डरेंगे नहीं बाजार से। बाजार कभी भी गिर जाए, इसकी तैयारी करके रखिएगा। इसको हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। बहुत लंबे समय के बाद शायद हमारे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान दुनिया के अंदर ओएसिस है और विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने के लिए तैयार खड़ा है। एक वीडियो में तमाम बातों का समावेश करना मुश्किल काम है, इसलिए मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूं। आगे इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आपसे ये दरख्वास्त है, इल्तिजा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करें मुझे, ताकि मालूम चले कि मैं वीडियो किस पे बनाता रहूं। क्योंकि आपका कमेंट, आपके किया गया शेयर और आपका सब्सक्रिप्शन करना मेरे को ऊर्जा प्रदान करता है, और ये ऊर्जा ही तो मुझे नए वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा देती है। आपने मुझे वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।